गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सबको आवाज आ रही है? तो बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया गया था, है ना, तो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, उनको फिर अनब्लॉक कराया है अभी। तो आप सब लोग अपना काम परफेक्ट रखें, है ना, अदरवाइज फिर दिक्कत होती है, सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, फिर क्लास के बीच में आप लोग फोन करते हो, है ना, फिर डिस्टरबेंस होता है क्लास में। तो आज हम लोग डायूरेटिक्स का एक अगला पार्ट पढ़ेंगे और वो है एंटी डायूरेटिक्स। और एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन आप लोगों को पता होगा, किसी को उसका नाम पता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन दूसरा नाम क्या होता है उसका? ये नीट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन, राइट। और वैसोप्रेसिन की अगर हम लोग बात करें, तो आप में से क्या कोई बता सकता है कि ये वैसो डायलिटेशन कराएगा या वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा? बहुत ही बढ़िया। नीलेश पांडे ने बताया डायलिटेशन, बहुत बढ़िया। रितेंद्र परिहार ने डायलिटेशन बताया, बहुत बढ़िया। तो देखो, बड़ा आसान है ना, मेडिकल साइंस में आपको बहुत मेहनत नहीं करनी होती है। वैसोप्रेसिन, वैसो का मतलब क्या हुआ? ब्लड वेसल। और प्रेसिन का मतलब प्रेस कर देना। तो ब्लड वेसल को प्रेस कर दो, तो क्या हो जाएगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा या वैसो डायलिटेशन होगा? तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो चलो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। एंटी डायूरेटिक्स। और सबसे पहले हम लोग एंटी डायूरेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, ADH। एंड व्हाट इज ADH? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और आल्सो कॉल्ड एज, दूसरा नाम भी आप याद रखो इसका, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन नाम आप लोग हमेशा याद रखो, है ना, इसका मतलब क्या हुआ? ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वैसोप्रेसिन का एक फंक्शन ये भी है, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन। और दूसरा फंक्शन क्या हो गया इसका? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, तो दूसरा फंक्शन हो गया एंटी डायूरेटिक एक्शन। एंटी डायूरेटिक एक्शन, ठीक है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, तो इसका एक्शन क्या हो जाएगा? एंटी डायूरेटिक एक्शन। अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो हम लोग नीचे बात करते हैं फंक्शन ऑफ ADH। पहले तो हम लोग रिसेप्टर पढ़ लेते हैं, रिसेप्टर्स एंड फंक्शन ऑफ ADH, एक साथ ही पढ़ लेते हैं। तो
तो दो रिसेप्टर होते हैं, आप लोग याद कर लो, वैसोप्रेसिन इसका नाम है। तो एक हो गया V1 रिसेप्टर और दूसरा हो गया V2 रिसेप्टर। तो वैसोप्रेसिन के दो रिसेप्टर हैं, V1 रिसेप्टर और V2 रिसेप्टर। अब इन दोनों के हम लोग काम समझिए। V1 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेनली इन ब्लड वेसल्स। तो मेनली प्रेजेंट इन वैस्कुलर एंडोथेलियम। ठीक है। अब अगर हमारा वैस्कुलर एंडोथेलियम में ये है, तो इसका काम क्या होगा? तो इसका काम हो गया कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। इसीलिए इसका नाम मैंने क्या बताया था? हेंस कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो ब्लड वेसल्स हमारे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए सारी बॉडी के, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया है कि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन से इंक्रीज होता है और ब्लड वेसल डायलिटेशन से ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है। तो इसका मतलब कि इसकी वजह से, वैसोप्रेसिन की वजह से ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। ये तो V1 रिसेप्टर की कहानी हो गई। अब आप आ जाओ V2 रिसेप्टर की कहानी पे। तो V2 रिसेप्टर्स हमारे कहाँ पे होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं मेनली इन किडनी। तो मेनली प्रेजेंट इन किडनी। ठीक है। अब ये करते क्या है, इनका काम क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है ना, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है कलेक्टिंग डक्ट से। तो इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। अब बात समझो क्या है। देखो यहाँ पे मैं निशान बना के आपको समझा देता हूँ अच्छे से। ये तो आपका PCT हो गया, ये लो पास रिले हो गया, ये DCT हो गया, और DCT हमारा जो है कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाता है। तो जितने भी नेफ्रॉन हैं वो सारे यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में। अब आप देखो होता क्या है, यहाँ से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। ये आपकी क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट। ये मैंने आपको क्या लिखा कि इट इंक्रीजेज वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। इसका मतलब ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन है ये हमारा बढ़ जाएगा। तो अगर हमारा वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो अल्टीमेटली यूरिन आउटपुट क्या होगा? कम हो जाएगा। क्योंकि अगर वाटर हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया तो भाई यूरिन कम बनेगी, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बता रही समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? एंटी डायूरेटिक एक्शन। ये बात आ गई आपको समझ में? तो कहीं ना कहीं एंटी डायूरेटिक एक्शन, डायूरेसिस में यूरिन ज्यादा बन रही थी, एंटी डायूरेटिक में यूरिन क्या होगी? कम बनेगी। ठीक है। तो इसीलिए ADH आपका नाम ही उसका है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
और ये कब निकलता है बॉडी में? जब हमारी बॉडी में पानी की डिफिशियंसी हो जाए। तो अगर पानी की डिफिशियंसी हो जाती है, हम पानी, जैसे आजकल रमजान चल रहा है, हम पानी दिन भर नहीं पीते हैं, तो अब बॉडी में लेकिन फिर भी पानी मेंटेन है, तो आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि एडीएच इसमें निकल रहा होगा। जितने लोग भी रमजान में हैं, फास्ट रख रहे हैं, उन सब का एडीएच का सिक्रीशन बढ़ गया होगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको? तो इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से क्या हुआ? यूरिन आउटपुट डिक्रीज। ठीक है, यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड। गाढ़ी गाढ़ी यूरिन निकलने लगी। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या है एडीएच सिक्रीशन का? स्टिमुलस फॉर एडीएच सिक्रीशन, ये फिजियोलॉजी भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। स्टिमुलस फॉर एडीएच सिक्रीशन, पहला, तो पहला स्टिमुलस क्या है? व्हेन प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीजेज, व्हेन ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेज। देखिए, अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो हमें उसको बढ़ाना है, या वाटर डिफिशियंसी इन बॉडी। अब ये वाटर डिफिशियंसी इन बॉडी पता कैसे चलेगा? तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेज। देखिए, अगर हमारी वाटर डिफिशियंसी होगी बॉडी में, तो प्लाज्मा का जो ऑस्मोलैरिटी है, गाढ़ापन बढ़ जाएगा। जैसे ही प्लाज्मा ब्लड ज्यादा गाढ़ा होगा, तो बॉडी से एडीएच निकलने लगेगा और पानी को कंजर्व करने लगेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, है ना, रमजान। ठीक है, तो एडीएच सिक्रीशन क्या होगा आपका? बढ़ जाएगा, टू कंपनसेट वाटर लॉस। तो आई थिंक कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक बात और, एडीएच हमारा ये निकलता कहाँ से है? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो याद कर लो। सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे दो हार्मोन निकलते हैं, है ना, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये याद कर लो सब लोग। ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन, ये दो हार्मोन हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। ये फिजियोलॉजी समझ में आ गई सबको? जल्दी से आ जाए चैट सेक्शन में। यहाँ तक तो बहुत आसान था। फिजियोलॉजी में आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, नीट में भी पढ़ा होगा। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो बताओ, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, कुछ समझ में ना आया हो? किस पिट्यूटरी से? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी बताया ना मैंने, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। एंटीरियर पिट्यूटरी होती है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। ज्यादातर हार्मोन हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, कुछ हार्मोन हमारे पोस्टीरियर, दो हार्मोन है जो मेनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं।
चलो, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम सबको याद है? एक बार लिख लो। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड इट्स एनालॉग्स। हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं वैसोप्रेसिन को और इसके एनालॉग्स को? तो एनालॉग्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो एनालॉग आपको याद करने हैं। तो एनालॉग में एक है आपका डेस्मोप्रेसिन, दूसरा है लाइप्रेसिन, तीसरा है टर्लीप्रेसिन, और एडीएच तो आपको पता ही है, एडीएच का नाम है वैसोप्रेसिन। तो ये तीन चार ड्रग्स हैं। नेचुरल हमारी जो है वो है वैसोप्रेसिन, और कुछ हम लोगों ने एनालॉग्स बना लिए हैं जो कि वैसोप्रेसिन की तरह ही काम करते हैं, जैसे कि डेस्मोप्रेसिन, लाइप्रेसिन एंड टर्लीप्रेसिन। अब हम लोग इन दवाइयों को किन किन बीमारियों में यूज कर सकते हैं, ये हम लोग देख लें। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो पहला ए, यूजेज बेस्ड ऑन V1 रिसेप्टर एक्शंस। तो इन दवाइयों को हम लोग कैसे यूज करते हैं V1 रिसेप्टर के हिसाब से? तो सबसे पहले इनको हम लोग यूज कर सकते हैं ब्लीडिंग ईसोफेजियल वेरिसेस। ब्लीडिंग ईसोफेजियल वेरिसेस। अब ये क्या होता है? वेरिसेस तो आपको पता है। वेरिसेस क्या होता है? तो वेरिसेस हम लोग बोलते हैं डायलेटेड एंड टार्चुअस वेन, एंड टार्चुअस ब्लड वेसल्स। जैसे आप देखो, इवन अगर मैं डायग्राम बना देता हूं, तो मान लो यहाँ पे आपकी ये ब्लड वेसल है, लेकिन अगर ब्लड ज्यादा हो जाए, ज्यादा एकोमोडेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, डायलेट हो जाती है। इसको बोलते हैं वेरिकोस वेन। अगर वेन है तो वेन, आर्टरी है तो आर्टरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसी हो गई वेरिकोस? डायलेटेड हो गई एंड टार्चुअस, टेढ़ी मेढ़ी। टू एकोमोडेट मोर ब्लड।
तो अगर कहीं पे मान लो आगे ब्लॉकेज है, ब्लड नहीं जा रहा है, कुछ दिक्कत है, ज्यादा ब्लड हमें करना है, तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि एक आपके पास स्ट्रेट है, पतली वेन है, और एक ये क्या हो गई, थोड़ी सी डायलेटेड हो गई, तो किसमें ब्लड ज्यादा आएगा, इसमें ज्यादा आएगा। अब ये ईसोफेजियल वेरिसेस क्या होते हैं, तो ये हमने आप लोगों को पैथोलॉजी में पढ़ाया था। कि अगर लीवर सिरोसिस हो जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वेन्स होती हैं, पोर्टोसिस्टेमिक जंक्शन होता है, और अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए लीवर हिपैटिक सिरोसिस या किसी भी और कंडीशन में, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, और ईसोफेजियस की जो वेन है ये डायलेट हो जाएंगी, एंटार्चुअस हो जाएंगी, और कई बार क्या होती है, रप्चर हो जाती है, और रप्चर हो जाएंगी तो ब्लीडिंग होने लगेगी, है ना। इवन हेमेटोमेसिस हो सकती है। खून की उल्टियां, तो पोर्टल हाइपरटेंशन में ये दिक्कत आती है, ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसेस। ठीक है। अब अगर खून की उल्टियां हो रही हैं और किसी को इसोफेजियल वेरिसेस है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट तो होता है कि हम वहां की वेन को लाइगेट कर दें। लेकिन अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, अगर आपको दवाइयों से कंट्रोल करना है, तो आप इन दवाइयों को यूज कर सकते हैं। नीचे लिख दे रहा हूं, टर्लीप्रेसिन, स्टॉप्स ब्लीडिंग इन 80% पेशेंट। तो क्योंकि टर्लीप्रेसिन क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हमारा ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा, अगर हम आइडियल ट्रीटमेंट की बात करें, तो इंडोस्कोपिक लाइगेशन या स्क्लेरोथेरेपी। एच डिफिनेटिव थेरेपी। क्योंकि टर्लीप्रेसिन उतनी इफेक्टिव नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ओरल कैविटी से इंडोस्कोप डाल के वहां की वेन्स को लाइगेट कर दें, या स्क्लेरोथेरेपी होता है कि कुछ ऐसे मटेरियल इंजेक्ट कर देते हैं जिससे कि वेन की वॉल हार्ड हो जाती है। स्क्लेरो मीन्स क्या होता है, हार्ड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, है ना, वेन वॉल को हम लोग हार्ड कर देते हैं बाय इंजेक्टिंग ड्रग्स। तो आई थिंक कि आप लोग समझ पाए होंगे कि टर्ली पेशेंट से कैसे हम लोग जो है ब्लीडिंग को रोकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक्शन हो गया B1 रिसेप्टर के हिसाब से, यूजेज बेस्ड ऑन V1 रिसेप्टर एक्शन। अब बी हम लोग पढ़ लें, यूजेज बेस्ड ऑन V2 रिसेप्टर एक्शन।
तो इसमें नंबर 1, इसमें हम लोग यूज करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अच्छा, डायबिटीज मेलाइटस एक होती है, डायबिटीज मेलाइटस हम लोग बोलते हैं, जिसमें यूरिन की वो शुगर की प्रॉब्लम होती है। और डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि यूरिन बहुत ज्यादा बनने लगती है। तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज है। और डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, वो शुगर की बीमारी है, और ये अलग है, इसके बारे में हम कल पढ़ाएंगे। तो हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बेड वेटिंग में यूज कर सकते हैं, बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन एंड नॉक्टूरिया इन एडल्ट्स। क्योंकि ये यूरिन फॉर्मेशन को कम कर रही है, ठीक है, तो हम लोग वहां पे बेड वेटिंग में भी यूज कर सकते हैं जिन बच्चों को दिक्कत है। और इसके लिए हम लोग इंट्रानेजल और ओरल डेस्मोप्रेसिन एट या गिवन एट बेड टाइम। समझ गए? तो डेस्मोप्रेसिन एक तो हम लोग यूज करते हैं, इंट्रानेजल दे सकते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग है जो इंट्रानेजल दी जा सकती है, क्योंकि नाक से देने वाली एक ही दो दवाइयां हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लो, हम लोग डेस्मोप्रेसिन के स्प्रे आते हैं, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा और कहाँ यूज कर सकते हैं? तो बल्कि आप लोग दो ही याद रखो, दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो फिर से देखो, वैसोप्रेसिन और इसके जो एनालॉग्स हैं, डेस्मोप्रेसिन, लाइप्रेसिन एंड टर्लीप्रेसिन, इनको हम लोग अलग अलग बीमारियों में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि पीछे हमने बताया था कि दो रिसेप्टर्स हैं, V1 एंड V2। V1 वाला वैसोप्रेसिन एक्शन है, तो ये हम लोग यूज करते हैं ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसेस में। V2 वाले से यूरिन कम बनती है, तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, या तो बेड वेटिंग में या डायबिटीज इंसिपिडस में। ठीक है, तो चलो आ जाओ जल्दी से चैट सेक्शन में। डोज के लिए मैं आपको टेबल दे दूंगा, है ना, और कहीं कहीं पर डोज नहीं बता सकते, है ना। जैसे बच्चों में है तो बच्चों में कितनी डोज में देना है, तो अलग अलग वेट के हिसाब से देना पड़ेगा। तो अभी आप लोग फिलहाल तो कॉन्सेप्ट समझो, और ये जब आप लोग जैसे पीडिया पढ़ोगे तो वहां पे आपको एग्जैक्ट ट्रीटमेंट बताया जाएगा, कौन कौन सी दवाइयां हैं और कितनी डोज में देनी है, कैसे देनी है ना। फार्मा में हम लोग ज्यादातर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। हाइपरटेंशन में हम लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है,
और डोजेज आपकी बुक्स में लिखी रहती हैं। आप लोग अगर केडी त्रिपाठी पढ़ते हो तो वहां पे आप देखोगे ना, डोजेज लिखी रहती हैं सबकी। कितने लोगों ने किताब देखी है केडी त्रिपाठी? कितने लोगों ने देखी है या कितने लोगों के पास है? देखिए, तो अभी देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये आपकी किताब का पेज है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आपकी डोजेज लिखी रहती है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सबकी डोजेज बताऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और आपका सिलेबस भी बहुत पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको दिखाया कि आप लोग पूरी किताब की हेल्प लो। जैसे यहाँ पे लाइप्रेसिन है, ठीक है। तो V1 रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। कैसे देते हैं, ये हमारे ब्रांड नेम है जो रेड से लिखे रहते हैं। 10 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस diluted in dextrose solution and infuse IV over 10 to 20 मिनट। ठीक है, पूरी डोज लिखी हुई है। अब ये है देखो, टर्लीप्रेसिन हमने बताया कि कहाँ पे यूज करते हैं, ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसेस में। कैसे देना है, तो 2 मिलीग्राम IV, रिपीट 1 to 2 मिलीग्राम एवरी 4 to 6 आवर। और नीचे जो रेड से लिखे रहते हैं ये आपके ब्रांड नेम होते हैं जो मार्केट में आपको मिल जाएंगे। ग्लाइप्रेसिन कैसे आता है, 1 मिलीग्राम फ्रीज ड्राइड पाउडर विथ 5 ml डाइल्यूएंट। पाउडर फॉर्म में आता है और उसके साथ में एक डाइल्यूएंट आता है, पानी आता है। तो जिस समय देना होगा तो ये हम लोग इंजेक्शन से 5 ml उसमें पाउडर को मिला के डिजॉल्व कर लेते हैं और उसको फ्रेश प्रिपेयर करके तब हम लोग इंट्रावेनस देंगे। तो ये डर्लीपरेशन का देने का तरीका है। ऐसे ही अगर आप डेस्मोप्रेसिन देखो, तो डेस्मोप्रेसिन इज सेलेक्टिव V2 एगोनिस्ट। इसका V1 पे ज्यादा एक्शन नहीं है, तो किडनी पे ज्यादा एक्शन है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग V2 रिसेप्टर रिलेटेड इंडिकेशंस में देते हैं। और V2 रिसेप्टर वाला भी हमने बताया कि कहाँ कहाँ पे है। इंट्रानेजल देखो देते हैं, इंट्रानेजल बताया था। एडल्ट्स में देते हैं 2 into 3 डिवाइडेड डोज। चिल्ड्रन में बेड वेटिंग के लिए बेड टाइम पे देते हैं। ओरल दे सकते हैं और सबक्यूटेनियस या इंट्रावेनस इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? नेजल स्प्रे किस नाम से आता है वो भी नीचे दिया हुआ है। एक बार चैट सेक्शन में आ जाओ। तो ये सब लोगों ने देखा, डोज सब लोगों ने देखा। तो ये केडी त्रिपाठी की किताब है। इसके अलावा ड्रग टुडे, सीम्स, मीम्स आती हैं। क्योंकि अगर हम डोज लिखेंगे ना तो फिर हम डोज लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे।
हर दवाइयों की हम कितनी सारी डोज लिखेंगे, कितना सारा बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, और डोज में ऐसा कुछ समझाने वाला तो होता नहीं है, वो बुक में लिखा हुआ है, उसको आप देख के आप उसको जो है यूज कर देना है, राइट। तो इसलिए पढ़ाते समय जो है हम लोग डोज नहीं बताते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लॉजिक तो है नहीं और टाइम वेस्टेज होगा, तो आपको किताब से आपको थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बेड वेटिंग में हम दोनों यूज कर सकते हैं, नेजल स्प्रे भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली सिस्टमिक एक्शन है, तो सिस्टमिक एक्शन में आप चाहे ओरल दो या इंटरनेजल दो, वो अल्टीमेटली ब्लड में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप फिर से देखो एक बार। तो ये नेजल स्प्रे आता है 100 माइक्रोग्राम, नेजल स्प्रे 100 माइक्रोग्राम पर ml इंटरनेजल सोल्यूशन इन बोतल विद एप्लीकेटर। अच्छा, बेड वेटिंग के लिए थे ना। हाँ, एडल्ट्स में ये देखो इंटरनेजल है, एडल्ट्स में हम लोग इतने माइक्रोग्राम पर डे देते हैं, चिल्ड्रन में हम लोग 5 to 10 माइक्रोग्राम एट बेड टाइम। तो ये आपकी क्या है, इंट्रानेजल ही है। और ओरल अगर आप दोगे तो आपको ये डोज देनी है। तो चिल्ड्रन में भी हम लोग इंटरनेजल यूज कर सकते हैं और ओरल भी यूज कर सकते हैं। दोनों में सेफ कौन है, तो हमेशा याद रखो, है ना, कि आ, यहाँ पे तो जो कि सिस्टमिक एक्शन है, तो हम लोग सेफ वाली कोई बात यहाँ पे नहीं करेंगे, है ना। दोनों ही सेफ हैं क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ब्लड में पहुंचती हैं। अदरवाइज जो दवाइयाँ लोकली काम करती हैं वो ज्यादा सेफ होती हैं, लेकिन यहाँ पे चाहे आप ओरल दें या इंटरनेजल दें, दोनों ही हमें क्या करना है, आपको ब्लड में जानी है, तो दोनों लगभग इक्वली एक जैसी है। ठीक है, बाकी जैसे मैंने बताया कि आप पीडिया वाले सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, एक ही चीज को हम एक ही क्लास में नहीं बता सकते। हम बेड वेटिंग पे तो पूरा एक लेक्चर हमें 1 घंटे का लेना पड़ेगा, तो फार्माकोलॉजी में वो संभव नहीं है। तो जब आप पीडिया में पढ़ोगे तब आप लोग उसको पढ़ोगे। एक्चुअल ट्रीटमेंट आप लोग 3rd ईयर और 4th ईयर में पढ़ते हो। बेड वेटिंग के कॉजेज क्या क्या हैं, कैसे एग्जामिनेशन करेंगे, क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या ट्रीटमेंट देंगे, कब फॉलो अप करेंगे, तो ये सब आप लोगों को बाद में 3rd ईयर और 4th ईयर में पढ़ाया जाएगा। फार्माकोलॉजी में आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है, आप दवाइयों के नाम सीख लो, बीमारियों के नाम सीख लो, ठीक है, तो इतना ही करना है। चलो फिर कल मुलाकात होगी, बल्कि कल तो संडे है, तो परसों मुलाकात होगी। गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल स्टूडेंट्स।